प्रिय विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एन देवराज। आज हम लोग कश्मीरी सेब पाठ जो है प्रेमचंद से लिखी गई कहानी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब क्यों रखा गया है? इस पाठ में लेखक ये कहना चाहते हैं कि खरीदारी करते समय अगर हम लोग सावधानी नहीं बरतेंगे तो कैसे धोखा खाएंगे, तो उसको समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आइए पाठ का आशय जो है उसे देखेंगे। लेखक अपना अनुभव बताते हुए पाठकों को सचेत करते हैं कि अगर खरीदारी करते समय सावधानी नहीं बरते तो धोखा खाने की संभावना होती है। तो इसीलिए हमें यहाँ पर जब भी बाजारों में जाते हैं, मार्केटों में जाते हैं, तो खरीद जो जो जिस वस्तु को हम लोग खरीद रहे हैं या तोलने के लिए दे रहे हैं, उसके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। अगर नहीं रहेगा तो शायद ही जो व्यापारी है वो आपको धोखा देगा। तो इसीलिए यहाँ पर सावधानी बरतने के लिए लेखक हमें सचेत कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर प्रकाश डाला गया है और खरीदारी करते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो इसका मतलब है, इस पाठ का आशय ये भी है कि जागो ग्राहक जागो। अगर ग्राहक नहीं जागेगा, जागृत नहीं होगा, तो शायद ही वो धोखा खाएगा। तो इसीलिए व्यापार करते समय हमें बहुत ही सावधानी बरतना चाहिए और जागते हुए व्यापार करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो कहानी है प्रेमचंद से लिखी गई कहानी है। प्रेमचंद कौन है? हिंदी में हम हिंदी साहित्य में हम लोग प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट के नाम से जानते हैं। उपन्यास सम्राट का मतलब है कादंबरी चक्रवर्ती। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯಾರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ನಿಮಗೆ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಾದಂಬರಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ ಆನಾ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ. आना क्रू अंताने ಅವರು ಬಹಳ प्रसिद्धियನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। तो इसी वही स्थान हिंदी में प्रेमचंद जी को मिलता है। प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट हैं और उनका जन्म हुआ है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में। कहाँ पर हुआ था? लमही। लमही नाम जो है याद रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास लमही नामक गांव में 31 जुलाई 1880 को प्रेमचंद जी का जन्म हुआ। इनके वास्तविक नाम, इनका असली नाम जो है धनपत राय था। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। कहा जाता है कि जब प्रेमचंद जी का निधन हुआ था, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय उनके पास केवल 5 रुपया था। आजकल हम लोग जानते हैं एक किताब लिखने पर अगर इतने बड़े महान जो साहित्यकार है, वैसे साहित्यकार होंगे लाखों में कमाते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी के पास केवल 5 रुपया बचा था। इतनी गरीबी थी उनमें। वे यथार्थवादी कथाकार थे। यथार्थवाद का मतलब है जो सच्चाई है उसी को सामने रखते थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान। गोदान को हिंदी साहित्य में गद्य महाकाव्य कहते हैं। महाकाव्य तो केवल पद्यों में होता है, लेकिन गोदान को देखने पर विमर्शकों को, आलोचकों को ऐसा लगा कि ये महाकाव्य के समान है, तो इसीलिए गोदान उपन्यास जो है उसको गद्य महाकाव्य कहते हैं। सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि ये सब उपन्यास है। गबन का क्या मतलब है जानते हैं क्या? गबन का मतलब है सरकारी पैसों को हजम करना, सरकारी पैसों को खा लेना, सरकारी पैसों को ಹಡಪ್ लेना। ठीक है, ಸರ್ಕಾರದ ಹಣವನ್ನ ನುಂಗಾಕೋದು ಅದನ್ನ ಗಬನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ। बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, फूस की रात आदि इनकी कहानियां हैं। तो इनमें शायद मैंने कफन का नाम नहीं जोड़ा है। कफन जो है पढ़ना ही चाहिए, सभी विद्यार्थियों को पढ़ना ही चाहिए। ऐसे महान कहानी, मतलब उस कहानी को पढ़ना ही है। यहाँ पर जो भी नाम कहानियों का हम लोगों ने दिया है बहुत बड़ी अच्छी कहानी है, लेकिन इसके साथ
कफन कहानी को भी पढ़ना चाहिए। प्रेमचंद की कहानियां मानस सरोवर नाम से संकलित है। मानस सरोवर में वो 8 भागों में विभाजित है। तो 8 भागों में जो कहानियों का संग्रह है उसमें करीब 300 से भी ज्यादा कहानियां है, ज्यादा कहानियों का संकलन हुआ है। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दार्थ भी दिए हैं हम लोगों ने। पाठ में आने वाले जो कठिन शब्द हैं उसका अर्थ है। मेवा फरोश, मेवा या ताजे फल बेचने वाला। नजर, दृष्टि, निगाह, दिखाई देना। नीम कौड़ी, नीम का फल। नीम कौड़ी, नीम का फल। स्वाद, रुचि। लौंडा, छोकरा, बालक या लड़का। मोल भाव, मूल्य, कीमत, दाम। तराजू, तोलने का साधन। गलना, किसी वस्तु का घनत्व कम होना। सुराग, छेद। भांप लेना, पहचानना। चौकस, सचेत रहना, सावधान रहना। छटांक, शेर का 16 हुआ बाघ की एक हिस्सा। रेवड़ी, तिल और चीनी से बनी एक मिठाई है। पाठ देख लीजिए। कल शाम को चौक में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। लेखक यहाँ पर पाठकों से कह रहे हैं, मैं कल कहाँ गया था? चौक गया था। चौक शब्द याद रखना चाहिए। चौक का मतलब है बाजार। सर्कल अंत ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ चौक गया था। उस चौक में 2-4 जरूरी चीजों को खरीदना था, इसलिए मैं चौक गया था। पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें रास्ते में ही पड़ती है। मेवा फरोश, अभी हम लोगों ने कहा था मेवा फरोश का मतलब क्या है? मेवा या ताजे फल बेचने वाला। वहाँ पर मेवा भी बेचता है, ताजा फल भी बेचता है। वैसे दुकान जो है वो रास्ते में ही पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। लेखक को किसी एक दुकान पर ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। तो सेबों को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सजाया भी था और देखने पर ऐसा लग रहा था कि मोहित हो उठे, आकर्षित हो उठे। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। तो लेखक का जी ललचा उठता है। तो एक एक अंकों के लिए प्रश्न में पूछ सकता है कि लेखक का जी क्यों ललचा उठा? इसीलिए ललचा उठा कि दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी से उन्हें नजर आए, जो बहुत अच्छी तरह से सजे भी हुए थे। उसको देखकर लेखक का जी ललचा उठा। ಲಲ್ಚಾ ಉಟ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗೋದು, ತಿನ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಆ ಗುಲಾಬಿ ಹಣ್ಣು, ಸೇಬಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ आशे ಅವ್ರಿಗೆ आयतु। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है। ये भी कभी कभी 2 अंकों के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं और या फिर 1 अंक के लिए भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार करने की प्रवृत्ति हो गई है? ये है विटामिन और प्रोटीन। विटामिन और प्रोटीन हमें खाना ही चाहिए। ओके, तो यहाँ पर भी बताया गया है कि आजकल के लोग जो है ज़्यादा जोर देते हैं विटामिन और प्रोटीन के बारे में। क्या खाया है, उसमें कितना विटामिन है, कितना प्रोटीन है, इसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे सोच जो है लोगों में आ गई है। टमाटो को पहले कोई भी ना पूछता था। टमाटो जो है उसको पहले कोई भी ना पूछता था। अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। टमाटो को कट करके 2-3 पीस जो है खाने के साथ साथ खाते भी हैं। तो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। मतलब गाजर भी कोई खाता नहीं था। उसे कौन खाता था? केवल गरीब लोग खाते थे। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे। अमीर लोग जो हैं केवल हलवा खाते थे, गाजर नहीं खाते थे। मगर अब पता चला है गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसीलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा, खाने के साथ साथ थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा प्याज, ये सब रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लेखक कहते हैं गाजर को भी आजकल मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो ये कहा जाने लगा है कि एक सेब रोज खाओ तो आपको डॉक्टरों की जरूरत ना रहेगी।
ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿನ ಒಂದು ಸೇಬನ್ನು ತಿಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಟಮಿನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ. डॉक्टरों से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। अगर बीमारी नहीं होनी चाहिए तो कोई बोलते हैं कि नीम कौड़ी खा लो, तो हम लोग नीम कौड़ी भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो लेखक यहाँ पर व्यंग्य भी करते हैं, और हम लोग कितना ये विटामिन और प्रोटीन के बारे में सोचते हैं, इसके बारे में भी लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देख लीजिए। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं। सेब इतना श्रेष्ठ फल है, लेकिन आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं, मतलब इसका समान है। ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಲ್ದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಸೇಬು। सेब को यह स्थान मिल चुका है। अब वो केवल स्वाद की चीज नहीं है, केवल ಅದನ್ನ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ, उसमें गुण भी है, उसमें अच्छे गुण भी हैं। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा से सेब मांगे। मोल भाव करने का मतलब है थोड़ा सा चौकसी करना, ಎಷ್ಟಣ್ಣ ಎಷ್ಟದು ರೇಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಮೋಲ್ ಭಾವ್ ಕಿಯಾ ಆದಾ ಸೆ ಸೇಬ್ ಮಾಂಗೆ। ಈಗ ಕಿಲೋ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಿಂದೆ ಸೇರ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीर के, आप ले जाए तो खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दुकानदार जो है, व्यापारी जो है, कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उनकी बातें देख लीजिए। बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, एकदम मस्त, एकदम बढ़िया, बहुत ही खूब है, खास कश्मीर के। कहाँ से आए हैं सेब? कश्मीर से आए हैं, आप ले जाएं, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। इसे खाएंगे ना आप बहुत ही खुश हो जाएंगे। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। लेखक ने एक रुमाल जो है, एक कपड़ा निकाल कर उसको दे दिया, एक टवल जैसे, उसमें चुन चुन कर अच्छे जो सेब हैं उसको चुनकर रखने के लिए कह दिया था। दुकानदार ने तराजू उठाई, तराजू का मतलब है तोलने वाले वस्तु, ಅಂದ್ರೆ ತಕ್ಕಡಿ ಅಂತ। ತರಾಜು ಉಠಾಯಿ ಅವರ ನೌಕರ್ से बोला, ತನ್ನ ನೌಕರ ಇದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲಸದವನು, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, सुनो आधा सेर कश्मीर सेब निकाल ला, चुनकर लाना। आधा सेर कश्मीर सेब निकाल ला, चुनकर लाना ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ತನ್ನ ನೌಕರನಿಗೆ। लौंडा 4 सेब लाया। लौंडा का मतलब है लड़का, वो जो लड़का काम करने वाला, वो 4 सेब उठा लाता है। दुकानदार ने तोला, उसको तोल कर देखता है, तोल कर एक लिफाफे में उन्हें रखा। लिफाफा का मतलब है कवर, ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಕವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕವರ್ನೊಳಗಡೆ 4 ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಾನೆ। ಅವ್ರು ರುಮಾಲ್ ಮೇ ಬಾಂಧ್ಕರ್ ಮುझे दे दिया, ಮತ್ತೆ ಆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿ ಲೇಖಕರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। उसका भाव था, उसका मूल्य था 4 आना। 4 आना ಅಂದ್ರೆ ಈಗ 4 ಆಣೆ ಅಂತ, ओके। आ 4 आना मैंने उनके हाथ में रख दिया। घर आकर लिफाफा ज्यों का त्यों रख दिया, क्योंकि सेब रोज या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। रात में कोई फल नहीं खाते हैं, और उसमें कायदा क्या है, रोज उसे सुबह खाते हैं। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। ಕಾಯ್ದಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಅಂತ, ಯಾವ ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ। ಯೂಶುವಲಿ ಯಾರು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಸಿವು ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ। ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए एक सेब निकाला, कೈ ಕಾಲು ತೊಳೆದು ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೇಬ್ ನಿಕಾಲ मैंने, तो सड़ा हुआ था, सड़ना ಅಂದ್ರೆ ಹುಳ್ತೋಗೋದು, सड़ा हुआ था। 1 रुपये का आकार का छिलका गल गया था। 1 ರೂಪಾಯಿಯಷ್ಟು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಳ್ತು ಇರೋ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು। ಚಿಲ್ಕ ಗಲ್ಗೆ, ಚಿಲ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹೊರಗಿನ ಭಾಗ, ಸಿಪ್ಪೆ। समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। लेखक सोचते हैं शायद ही दुकानदार को पता नहीं चला होगा कि रात हो गई थी
तो इसीलिए इस सेब को उसने ठीक तरह से नहीं देखा होगा। तो दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। ಇದು ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಕೊಳ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ. अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया. अब लेखक सोचते हैं शायद ही दुकानदार ने मुझे धोखा दिया है. तीसरा सेब निकाला, यह सोचते हुए लेखक तीसरा सेब निकालते हैं. यह सड़ा तो ना था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಆಪಲ್ ಎಲ್ಲ, ಆ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಚೌಥಾ ದೇಖಾ, ನಾಲ್ಕನೇ ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓ ಯೋತು ಬೇದಾಗ್ ಥಾ. ಬೇದಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಗರ್ ಉಸ್ಮೆ ಏಕ ಕಾಲಾ ಸುರಾಗ್ ಥಾ. ಸುರಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹೋಲ್ ಇತ್ತು, ಒಂದು ತೂತಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಜೈಸೆ ಅಕ್ಸರ್ ಬೇರೊಮ್ಮೆ ಹೋತಾ ಹೈ. ಬೇರ್ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಿನ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರ್ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. काटा तो भीतर वैसे ही दबे जैसे बेरों में होता है. बेर के फल में जिस प्रकार काले रंग का धब्बा होता है, वैसे ही यहाँ पर सेब में भी हुआ था. एक सेब भी खाने लायक नहीं. 4 सेब लाए थे लेखक, लेकिन चारों के चार खाने लायक नहीं था. 4 आने पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का. मतलब समाज में रहने वाले जो व्यापारी हैं, उनका चरित्र कैसे पतन हो चुका है, वह कैसे लोगों को धोखा देने के लिए तैयार हो गए हैं. इसको देखकर लेखक को बहुत दुख होता है. दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया. तब लेखक सोचते हैं शायद ही दुकानदार को मालूम था कि वो जानबूझकर ही उसने मुझे धोखा दिया है. दुकानदार को ये मालूम था कि चारों के चारों जो फल है वो खाने लायक नहीं है. एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैं उसको क्षमा के योग्य समझता. अगर केवल एक सेब ऐसे सड़ा हुआ हो या खाने लायक नहीं हो तो शायद मैं उसको क्षमा कर देता था, लेकिन चारों के चार सेब इस प्रकार का होना, ये धोखेबाजी है. सोचता उनकी निगाह ना पड़ी होगी. अगर एक फल जो है इस प्रकार हुआ होता तो मैं शायद सोचता कि लेखक ने दुकानदार ने उस फल के बारे में या उस फल को ठीक तरह से नहीं देखा होगा. मगर चारों के चार खराब निकल जाए तो ये साफ धोखा है. तो लेखक ये निर्णय पर आ जाते हैं, तो लेखक ने नहीं, दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखा दिया है, धोखा किया है. मगर इस धोखे में मेरा भी सहयोग था. मैंने उनको साथ दिया है. लेखक कहते हैं ನನ್ನ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ನನ್ನ ಆ ರುಮಾಲ್, ಆ ಟವಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಾರ್ದಿತ್ತು. उसने भांप लेना, जान लेना. उसको पता चल गया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम लेने वाले जीव नहीं है. ಈ ಕಟ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವನು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡೋ ಅಂತ ಮಹಾಶಯ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅವ್ರನ್ನ ಈತನಿಗೆ ಚೌಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗೃತನಾಗಿರೋದು, ಅದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡೋದು. ಆ ರೀತಿ ಈತ ಇಲ್ಲ. ಈ ಘರ್ ಸೆ ಲೌಟಾನೆ ಆಯೆ, ವಾಪಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಬಂದ್ ನನ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ಮಿ ಬೇಯಿಮಾನಿ ತಬಿ ಕರ್ತಾ ಹೈ ಜಬ್ ಉಸೆ ಅವಸರ ಮಿಲ್ತಾ ಹೈ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾನೆ. ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ बुद्धिमंतिके आगते. इसीलिए लेखक यहाँ पर इस पाठ में सावधानी बरतने के लिए बार बार कहते हैं. बेईमानी का अवसर देना, चाहे वो अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना है. अगर बेईमानी के लिए हम लोगों ने ढीला छोड़ दिया या विश्वास कर लिया तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमने उसे सहयोग दिया है.
पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता है। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर ना जाएंगे। मतलब बहुत सताएंगे, आपको काम करने नहीं देंगे, ठीक तरह से आपके काम करके नहीं देंगे, पैसा खर्च करने पर भी कभी कभार होता नहीं है। इस प्रकार जो लोगों का जो विश्वास है वो उठ गया है। पहले ऐसा नहीं था। लेखक अपनी पुरानी यादों को यहाँ पर हमें बताते हैं। वो कहते हैं पहले ऐसा नहीं था, मतलब इससे पहले व्यापारियों की साख बनी हुई थी, मतलब उसमें भी एक नियत थी। वे भी सोचते थे कि लोग ग्राहक को ऐसे सताना नहीं चाहिए, मतलब वो उनमें भी एक नियत थी। ओके, इसी इसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। यूं तोल में चाहे चटांक आध चटांक कस ले, मतलब थोड़ा सा कम कर देते थे तोलते समय, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत ना थी। अगर आपने 5 रुपए के बदले में 10 रुपए भी दे दिया हो, तो शायद ही वो आपको बुलाकर बाकी के 5 रुपए जो है आपको वापस करते। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है, लेखक अपनी यादों को यहाँ पर याद करते हुए हमें बताते हैं। एक बार मैंने मुहर्रम के मेले में एक दुकानदार से 1 पैसे की रेवड़ियाँ ली थी। मुहर्रम मुहर्रम का जो त्योहार है वो याद रखना चाहिए यहाँ पर। मुहर्रम के मेले में, उस त्योहार के मेले में लोग लेकिन जो है एक दुकान जाकर कुछ रेवड़ियाँ लेते हैं। रेवड़ियाँ जो है वो स्वीट्स है, बस और कुछ नहीं, स्वीट दही तिंडी, और पैसे की जगह अठन्नी दे दी है। तो 1 पैसा 2 पैसा वैसे पहले ಖರ್ಚು किया करते थे, मतलब 1 पैसा 2 पैसा ಎಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ। पैसे की जगह पर मैंने अठन्नी दे आया था। ಅಠನ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ 8 ಹಣ, ಇವತ್ತಿನ 8 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 50 ಪೈಸಾ, ಇವತ್ತಿನ 50 ಪೈಸೆ ಚಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ 50 ಪೈಸಾ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा आया। ಮನೆಗೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಪ್ಪಿನ ಅರಿವಾದಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಓಡೋಗ್ತಾರೆ। आशा नहीं थी कि वो अठन्नी लौट आएगा, मतलब लेखक सोच रहे थे शायद ही वो मुझे धोखा करेगा, बोलेगा कि आपने पैसा नहीं दिया होगा। लेकिन उसने प्रसन्न चित्त से, मतलब बहुत ही खुशी खुशी से अठन्नी लौटा दी, और वो आठाना जो है उसे वापस कर दिया और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। वो व्यापारी जो है ग्राहक से, लेखक से क्षमा मांगता है। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। उस व्यापारी जो है, पहले पहले वाला जो व्यापारी है, पैसा भी लौटाया और साथ में क्षमा भी मांगता है। लेकिन आज यहाँ पर लेखक देख रहे हैं कि सड़ा हुआ जो सेब है उसे बेचा जा रहा है, वो भी कश्मीरी सेब के नाम से। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, मतलब अगर बाजार में जाएंगे तो 100 बार उसे देखेंगे, तोलते समय पर भी ध्यान देंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेंगे। देखिए कितना व्यंग्य है, कश्मीरी सेब ही मिलेंगे का मतलब है ऐसे सड़ा हुआ सेब भी आपको खाने के लिए मिलता है। तो इसीलिए आपको जब भी आप बाजार जाएंगे तब आपको क्या करना है, जागृत रहना चाहिए, तोलते समय देखना चाहिए। आपको खुद जो भी वस्तुएं हैं उसे उठाकर देते समय देखना चाहिए कि वो व्यापारी उसी को तोलने में रख रहा है या नहीं, उसी को तोल रहा है या नहीं, उसी को तराजू पर रखा है या नहीं। ठीक है, इस प्रकार हम लोग थोड़ा सा ध्यान देकर व्यापार करेंगे तो लाभदायक होगा, वरना बहुत हानि उठाना पड़ेगा। यही चेतावनी यहाँ पर लेखक हमें दे रहे हैं। शायद आप लोगों को पाठ समझ में आया होगा। इसके बाद जो है प्रश्नोत्तर, आपके जो किताब है उसमें इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं, उसका उत्तर भी हम लोग उत्तर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे, तो पहले ही मैंने बताया था, चौक शब्द जो है उसे याद रखना चाहिए। लेखक चीजें खरीदने चौक के बाजार में गए थे। लेखक को क्या नजर आया,
लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब नजर आए। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? रंगदार सेब को देखकर लेखक का जी ललचा उठा। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? टोमेटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। ऐसे वन मार्क प्रश्न जो हैं उसके एक वाक्य के लिए जो उत्तर लिखे हैं उस पर भी आप लोगों को ध्यान देना होगा। ये पार्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, शायद ही कम से कम का 5 अंकों के लिए इसमें प्रश्न आ सकते हैं। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं है? स्वाद में सेब आम से बढ़कर नहीं है। रोज एक सेब खाने से किन की जरूरत नहीं होगी? तो उसके उत्तर में आप लोगों को लिखना होगा, रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद 2-3 अंक वाले प्रश्न हैं, 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आजकल उत्तर लिखना चाहिए आपको। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के बारे में विचार किया जाता है। तो विटामिन और प्रोटीन जो शब्द हैं आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? दुकानदार ने लेखक से कहा कि सेब ताजे हैं, ये खास कश्मीर के हैं और उसे खाकर तबीयत खुश हो जाएगी। खास कश्मीर के मतलब लोगों को उकसा आता है, ग्राहक को उकसा आता है कि वो फल जो है कितना अच्छा है। ठीक है, तो ऐसे लेखक दुकानदार ने लेखक से कहा। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार ने अपने नौकर से कहा कि आधा आधा सेब कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल कर लाए। आधा सेब कश्मीरी सेब लेखक के लिए निकाल ला। लेखक शब्द का प्रयोग नहीं है, फिर भी आधा सेब कश्मीर ले आ, चुन कर लाना, और शब्द भी आप लिखिए, चुन कर लाना। एक चेतावनी है, वो भी अपने लड़के के लिए कहता है, चुन चुन कर लाना। सेब की हालत के बारे में लिखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना होगा और हो सके तो लिखते हुए आपको प्रैक्टिस करना होगा। दुकानदार के मतानुसार सेब न ताजे थे और खाने योग्य। ये लेखक के अनुसार है, लेखक के मतानुसार सेब ना ताजे थे और ना खाने योग्य। एक सेब सड़ा हुआ था, दूसरा आधा सड़ा हुआ, तीसरा सेब दबकर पिचक गया था, तो चौथा सेब काटने पर पता चला कि उसके अंदर धब्बे हैं। तो यहाँ पर क्या है, लेखक के मतानुसार सेब ताजे नहीं थे। पहला सेब, एक भी सेब जो है खाने लायक नहीं था। पहला सेब तो सड़ा हुआ था, दूसरा सेब निकाला तो वो आधा सड़ा हुआ था, तीसरा सेब जो है वो दबकर पिचक गया था, लेकिन चौथा सेब जो है वो बेदाग था, बाहर से बेदाग था, लेकिन काटने पर पता चला उसके अंदर धब्बे हैं। ऐसे उत्तर लिखना होगा। उसके बाद तीसरा मेन जो है जोड़ कर लिखिए, सेब को रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। ऐसे जोड़ते हुए लिखना चाहिए। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, एक सेब भी लायक नहीं, व्यापारियों की साख बनी हुई थी। विलोम शब्द, शाम सुबह, सुबह शाम, खरीदना बेचना, बहुत थोड़ा अथवा कम, अच्छा बुरा, शिक्षित अशिक्षित, आवश्यक अनावश्यक, गरीब अमीर, रात दिन, संदेश संदेह, संदेह निस्संदेह, संदेह निस्संदेह, साफ गंदा, बेईमान ईमान, विश्वास अविश्वास, सहयोग असहयोग, हानि लाभ, पास दूर, गम खुशी। इस प्रकार विलोम शब्द भी आप लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। अनुरूपता के बाद अनुरूपता है। अनुरूपता का मतलब है जो शब्द पहला शब्द के लिए जो अर्थ दिया गया है उसको देखते हुए तीसरे शब्द का अर्थ भी लिखिए। ठीक है, केला पीला रंग, सेब लाल रंग,
सेब फल है, गाजर सब्जी, नागपुर संतरा, कश्मीर सेब। नागपुर जो है वो संतरा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। संतरा का क्या मतलब है? ऑरेंज, कितले हण्णु। कश्मीर जो है सेब के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा नापना, कपड़े जो है वो उसे नापते हैं। नापना ಅಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯೋದು ಅಳೆಯೋದು. ಟೊಮೊಟೊ ತೋಲ್ನ, ಟೊಮೊಟೊನ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. प्रत्येक शब्द के लिए अंतिम अक्षरों के एक और शब्द बनाइए. ಪ್ರತಿ ಶಬ್ದದಲ್ಲೂ ಕೊನೆಯ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೊಸದೊಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ರೂಪಿಸಿ. ಸೇಬ್ ಬಂದರ್, ರಂಗ್ ಗರಂ. दुकान नयन, नगद, धावत, तलवार. बाजार, बाजारिंद रायिंद रंग. का से कमल, ला से लाभ, भा से भजन. रुमाल, ला से लहर, रा से रस, समान, नरम. लेखक कनक, कर, रक्षक, कक्षा. अन्य वचन लिखो. अन्य वचन का मतलब है अगर एक वचन में हो तो बहुवचन में लिखना चाहिए, बहुवचन हो तो एक वचन में लिखना चाहिए. चीजें चीज, रास्ता रास्ते. फल फल, फल और घर जो है बदलता नहीं है. पुल्लिंग शब्द है, बदलता नहीं है. रुपये रुपया. आंखें आंख. कर्मचारी कर्मचारी वर्ग. व्यापारी व्यापारी वर्ग. रेवड़ी रेवड़ियां. दुकान दुकानें. निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखो. मतलब ये जंबल है, उसे ठीक तरह से शब्दों को जोड़ते हुए एक वाक्य बनाने के लिए बता रहे हैं. गाजर गरीबों भी पहले के पेट की चीज भरने थी. उसे गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अब चीज नहीं है, वो केवल स्वाद की. अब वो केवल स्वाद की चीज नहीं है. नहीं लायक खाने भी सेब एक सेब भी खाने लायक नहीं. मालूम हुई घर आकर अपनी भूल. घर आकर अपनी भूल मालूम हुई. कन्नड़िया अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी. अर्लियर कैरेट वाज फूड फॉर पुअर पीपल. कैरेट ने दुकानदार ने कहा बड़े मजेदार सेब आए हैं. शॉपकीपर इन्फॉर्म्ड दैट गुड क्वालिटी एप्पल्स आर अवेलेबल. एक सेब भी खाने लायक नहीं. Not even an apple was fit for consumption. दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी. शॉपकीपर asked for my pardon. धन्यवाद. आप लोगों को शायद ये पाठ जो है समझ में आ गई होगी. एक बार पाठ जो है फिर से आप पढ़ेंगे तो जो भी कठिन शब्द जो है आपको मालूम चलेगा. एक दो बार पढ़ने से या एक दो बार फिर से सुनने से आपको पाठ जो है याद आ जाएगी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू. धन्यवाद.